नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। जो एचएसएससी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हमारी 11वीं क्लास रहेगी। 11वीं क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों देश के संविधान से गया है। जो डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो संविधान के भाग 4 के अंदर हैं। तो संविधान के अंदर कुल भाग की अगर हम बात करते हैं तो 22 भाग हैं, जिसमें से भाग स्टेट पॉलिसी हिंदी के अंदर कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं। संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। उसके बिल्कुल विपरीत अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इन्हें लागू करने का जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, वो क्या है? राज्य का कर्तव्य होगा। डीपीएसपी को लागू करने का जो कर्तव्य है वो किसका होता है? राज्य का होता है। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का है। इसके अंदर हमने अनुच्छेद है कि 36 से लेकर के कितने हैं? 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 40, जिस ग्राम पंचायतों का संगठन है। तो ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 40 के अंदर है। कृषि के अंदर है। कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन है वो अनुच्छेद 48 के अंदर है। और पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की जो सुरक्षा है वो 48 के अंदर है, या अनुच्छेद 48A के अंदर हम कहें तो अनुच्छेद 48A के अंदर क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है? अनुच्छेद 51 आता है। अनुच्छेद 51 बोलता है अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में बोलता है। तो डीपीएसपी जो है वो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर है। अनुच्छेद की मैं बात करता हूं तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 40 आता है जिसके अंदर पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 48 आता है जिसके अंदर कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 का आता है जिसमें पर्यावरण का संरक्षण है, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा है। और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो 51 आता है जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। उसके बाद में जो क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं उनके बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित है कि राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको लागू न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है, उनको लागू करने का कर्तव्य राज्य का होता है। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद कि जो डीपीएसपी होते हैं वो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 बोलता है। अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायतों के बारे में बोलता है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। उसके बाद में केटी शाह के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी। केटी शाह के द्वारा क्या दी गई थी? सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे चेक की है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। सरकारी नीति निर्देशक जो तत्व है वो क्या है? किसी बैंक में दिए गए चेक के अनुसार है, जिसका जो भुगतान है वो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। ये बात किसने कही थी? केटी शाह के द्वारा बात कही गई थी। उसके बाद में ब्रिटेन से संविधान के अंदर क्या क्या? ब्रिटेन से संसदात्मक शासन है। संसदात्मक शासन जो प्रणाली जो हमारी संसद है वो कहां से ली गई है? उसकी प्रणाली कहां से? एकल नागरिकता से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। जो यूएसए है उसके अंदर क्या है?
दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत के अंदर कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, जो भाग नंबर 2 के अंदर आती है। तो संविधान के भाग नंबर 2 के अंदर क्या चीज आती है? तो नागरिकता आती है। और नागरिकता किस प्रकार की है? एकल नागरिकता है। किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। और जो अवशिष्ट जो शक्ति होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, इस प्रकार से विषय आते हैं ना, तो अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी। ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया है। प्रस्तावना ली गई है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन। और संविधान सर्वोच्च परी होगा, सबसे ऊपर होगा। संविधान की सर्वोच्चता कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है? जिस प्रकार से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ चंडीगढ़ के अंदर स्थित है, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, इसकी खंडपीठ कहां पर स्थित है? तो इसकी खंडपीठ इलाहाबाद का वर्तमान में नाम प्रयागराज है। क्या नाम है? प्रयागराज। वर्तमान में नया नाम क्या है? प्रयागराज है। जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो संविधान के नंबर 6 के अंदर और अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 के मध्य आता है। और अनुच्छेद 214 बोलता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 के अनुसार क्या है? संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय नहीं है। भारत के अंदर तो टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, लेकिन राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो इसी के लिए अनुच्छेद 231 क्या बोलता है? अनुच्छेद 231 बोलता है, संसद विधि द्वारा, कानून के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही हाई कोर्ट स्थापित कर सकते। जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, कितने राज्यों? 2 राज्यों और एक यूटी चंडीगढ़ का वो हाई कोर्ट है। तो 2 राज्यों का पंजाब है और हरियाणा है, और एक यूटी है, कौन सी है? चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है। तो अनुच्छेद 231 क्या बोलता है? संसद कानून के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। वर्तमान में टोटल हाई कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 25 हाई कोर्ट हैं। और जो सबसे पहला हाई कोर्ट जो बनाया गया था, टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है। पहला हाई कोर्ट 1862 के अंदर कहां पर बनाया गया था? कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। और 25वां सबसे नवीनतम हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। कहां पर पड़ता है? उसकी राजधानी अमरावती के अंदर है। कहां पर है? अमरावती के अंदर है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर है? अमरावती के अंदर है। सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है। 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना होती है, 1 जनवरी 2019 को। जिस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर थी, इसी प्रकार से कुछ अलग हैं। जिस प्रकार से ओडिशा हाईकोर्ट, जो ओडिशा हाईकोर्ट है, उसकी जो खंडपीठ है उसकी राजधानी में न होकर के कहां पर है? कटक के अंदर है। कहां पर है? कटक के अंदर है। राजस्थान कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। मध्य प्रदेश कहां पर है? जबलपुर के अंदर है। केरल हाईकोर्ट एर्नाकुलम के अंदर है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के अंदर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है, जो उस राज्य की राजधानी को छोड़ करके अन्य स्थान पर उनकी खंडपीठ है, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। ओडिशा का भुवनेश्वर में न होकर के कहां पर है? कटक के अंदर है। राजस्थान का जोधपुर के अंदर है। मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। केरल का एर्नाकुलम के अंदर है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर के अंदर है। उत्तराखंड का नैनीताल के अंदर है। उसके बाद में हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश जो हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन उनको ओत शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? राज्यपाल का होता है। और उनकी सेवानिवृत्ति 62 वर्ष होती है। यहां पर हम कह सकते हैं 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो, या फिर उसकी उम्र पहले क्या होगी? हो 62 वर्ष की उम्र होगी उसकी। तो कौन सा भी हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय है
या तो उसने कार्य करते हुए 6 वर्ष हो गए हो, या कितने वर्ष की होगी हो, 65 वर्ष की हो। तो 6 या 65 वाली कंडीशन होती है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और 6 वर्ष या 62 वर्ष वाली कंडीशन किसके लिए होती है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश के लिए होती है। ये उच्च न्यायालय के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष है, और उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अगर मैं बात करता हूं तो उसके लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है। पहले हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की तो आयु है वो 60 वर्ष होती थी, उसको बाद में बढ़ा करके कितने वर्ष किया गया, 62 वर्ष किया गया। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की गई थी 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश हैं उन निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष से की गई थी। जो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय जो होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। लेकिन जिला जो न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय जो होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। भारत में खालिस्तान सत्रों में अदालतें हैं, तो भारत के अंदर 3 स्तर के अंदर अदालत होती हैं। सबसे ऊपर कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उससे नीचे हाई कोर्ट होता है, और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो जो अदालत है भारत के अंदर वो 3 लेवल के अंदर है। सबसे सर्वोच्च स्थान के ऊपर कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको उच्चतम न्यायालय हम कहते हैं। उससे नीचे क्या आता है, प्रत्येक राज्य के अंदर या 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर क्या है, हाई कोर्ट आते हैं, उच्च न्यायालय आते हैं। और उस राज्य के जिलों के अंदर क्या आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, जिला न्यायालय। तो सबसे निचले स्तर पर है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। उससे ऊपर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट आता है, और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट आता है, सर्वोच्च न्यायालय आता है, या हिंदी के अंदर हम कहें उच्चतम न्यायालय आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान है जिस पर, परम शून्य तापमान है जिस पर जल जम जाता है, सभी पदार्थ ठोस स्थिति में होते हैं, और आणविक गति समाप्त हो जाती है, और बर्फ पिघलने लगती है। तो जो अणुओं की जो गति होती है, अणुओं की गति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अणुओं की गति इसके अंदर समाप्त हो जाती है। जहां पर जो है अणु वाइब्रेट करना बंद कर दें उसको हम परम शून्य तापमान कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर न्यूनतम संभव तापमान है। इस तापमान से नीचे टेम्परेचर कभी भी नहीं जा सकता है। अणु क्या हो जाती है, इसके ऊपर शून्य हो जाती है। परम शून्य तापमान कितना होता है, तो 3 प्रकार के पैमानों के अनुसार अलग अलग होगा। केल्विन पैमाने की बात करते हैं तो 0 केल्विन होता है। सेल्सियस पैमाने के अंदर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अंदर -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 6-7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन होता है। -273 अगर पूरी वैल्यू लिखनी है तो ये होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट के अंदर -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस तापमान से नीचे तापमान कभी भी संभव नहीं होगा। अगर हम उच्चतम तापमान की बात करें तो उच्चतम तापमान का कोई क्राइटेरिया, कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी ज्यादा हो सकता है। तो न्यूनतम संभव तापमान की वैल्यू है वो 0 केल्विन, इसके अंदर 273.15, फ़ारेनहाइट के अंदर -467 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। केल्विन पैमाना जो होता है, केल्विन वो तापमान का अस्थायी मात्रक होता है। तापमान को हम केल्विन के अंदर, सेल्सियस के अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर, रैंकाइन के अंदर, र्यूमर के अंदर माप सकते हैं, लेकिन उसका अस्थायी मात्रक कौन सा होता है, अस्थायी मात्रक केल्विन होता है। तापमान का अस्थायी मात्रक कौन सा होता है, केल्विन होता है। केल्विन के साथ कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, और केल्विन में तापमान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वो बात हम यहाँ पर देख सकते हैं। 0 केल्विन से नीचे तापमान नहीं हो सकता, तो केल्विन पैमाना कभी नेगेटिव नहीं होगा। केल्विन के साथ कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर देखें -273.15 डिग्री सेल्सियस, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो केल्विन के साथ में न तो डिग्री का प्रयोग करते हैं, और न ही कभी ये पैमाना नेगेटिव नहीं हो सकता है। और जो केल्विन होता है वो क्या होता है,
तापमान का अस्थायी मात्रक होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है? मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है? अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। अमोनिया जो सबसे वैसिली होती है, सबसे ज्यादा जहरीली होती है, सबसे ज्यादा जहरीली अमोनिया होती है। यूरिक अम्ल, अम्ल और यूरिया। तो मानव रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है, यूरिया के रूप में है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2C होता है। तो हम क्या कहते हैं? कार्बामाइड कहते हैं। कार्बामाइड। तो कार्बामाइड किसको कहा जाता है? यूरिया को कहा जाता है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO, NH2 होता है। अगर मैं बात करता हूं तो उत्सर्जन 3 प्रकार का, मुख्य रूप से 3 प्रकार से मुख्य रूप से हमने यहां पर लिखे हैं। अमोनोटिलिक उत्सर्जन। पहला उत्सर्जन कौन सा है? अमोनोटिलिक उत्सर्जन किसमें होता है? जलीय जंतुओं में उत्सर्जित मुख्यतः अमोनिया होता है। अमोनोटिलिक उत्सर्जन के अंदर उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है, जिसका फार्मूला NH3 होता है। किसके अंदर होता है? जलीय जीवों के अंदर होता है। 1 ग्राम अमोनिया के उत्सर्जन के लिए 500 ml जल की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम अमोनिया के उत्सर्जन के लिए 500 ml की आवश्यकता होती है, 500 ml जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से किसके अंदर होता है? जलीय जीवों के अंदर होता है। किस किस के अंदर? एग्जाम्पल जैसे प्रोटोजोआ के अंदर, मोलस्का के अंदर, आर्थ्रोपोडा और मछलियों के अंदर होता है। और आर्थ्रोपोडा का है सबसे बड़ा संघ होता है। सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। दूसरी प्रकार का उत्सर्जन आता है यूरियोटिलिक उत्सर्जन। यूरियोटिलिक उत्सर्जन है, इसके अंदर जीव क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। किसको? अमोनिया को किस में बदलता है? यूरिया के अंदर। NH2CO, NH2 अमोनिया को यूरिया में बदल करके उत्सर्जित करता है। 1 ग्राम यूरिया के उत्सर्जन के लिए 50 ml की आवश्यकता होती है। कितने ml की? 50 ml जल की आवश्यकता होती है। जैसे मेंढक के अंदर, स्तनधारी के अंदर, केंचुआ के अंदर होता है। मेंढक के अंदर, स्तनधारी के अंदर, केंचुआ, स्तनधारी के अंदर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य। तो स्तनधारी के अंदर ही कौन आता है? मनुष्य आता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के अंदर उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में होता है? तो यूरिया के रूप में होता है। किस प्रकार का उत्सर्जन होता है मनुष्य में? यूरियोटिलिक उत्सर्जन होता है, जिसके अंदर अमोनिया को यूरिया के अंदर बदला जाता है। 1 ग्राम यूरिया के उत्सर्जन के लिए 50 ml जल की आवश्यकता होती है। मेंढक के अंदर, स्तनधारी के अंदर और केंचुआ के अंदर कौन सा उत्सर्जी पदार्थ? यूरिया होता है। किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? यूरियोटिलिक उत्सर्जन होता है। केंचुए के अंदर कोई भी आंख नहीं पाई जाती है। केंचुए को किस मित्र कहा जाता है? तीसरा आता है यूरिकोटिलिक उत्सर्जन होता है। यूरिकोटिलिक उत्सर्जन होता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। इस तरह उत्सर्जन किसका होता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। 1 ग्राम यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए 10 ml की आवश्यकता होती है। ये इंसेक्ट के अंदर, कीट के अंदर होता है, रेप्टाइल के अंदर, सरीसृप के अंदर होता है, और बर्ड्स जो है पक्षी के अंदर होता है। रेप्टाइल के अंदर, इंसेक्ट के अंदर और बर्ड्स के अंदर किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? यूरिकोटिलिक उत्सर्जन होता है। कौन सा पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिक एसिड होता है। यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? यकृत के अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, और जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर सबसे ज्यादा, वो क्या होता है? यकृत होता है, जिसको लीवर कहते हैं। लेकिन यूरिन का निर्माण वृक्क के अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और यूरिन का निर्माण वृक्क, किडनी के अंदर होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन क्या होती है? किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक है नेफ्रॉन। यूरिया का फार्मूला NH2CO, NH2 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बामाइड कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दुग्ध श्रावण का आरंभ क्या कहलाता है? दुग्ध श्रावण का आरंभ क्या कहलाता है? लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। दुग्ध जो श्रावण होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। दुग्ध श्रावण का आरंभ क्या कहलाता है? लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। और दुग्ध श्रावण किस हार्मोन के कारण होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। उसके बाद में
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग, शरीर का कौन सा अंग जन्म लेने के बाद आता है और मृत्यु से पहले चला जाता है? शरीर का कौन सा अंग जन्म लेने के बाद आता है और मृत्यु से पहले चला जाता है? वो अंग कौन सा होता है? दांत होते हैं। कौन से होते हैं? दांतों का अध्ययन क्या डेंटोलॉजी कहलाता है, डेंटोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के अंदर दो जबड़े होते हैं, एक अपर जा होता है। कौन सा होता है? अपर जा होता है, जिसको मैक्सिलरी जा कहा जाता है, मैक्सिलरी जा कहा जाता है। ये इमूवेबल होता है, इमूवेबल, हमेशा स्थायी रहता है। जब भी मूव करेगा नीचे वाला जबड़ा मूव करता है, ऊपर वाला हमेशा क्या रहता है? स्थायी रहता है, जिसको ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिलरी जा कहते हैं। इस मैक्सिलरी जा के अंदर इस प्रकार से 16 दांत मिलेंगे, उसको हम मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसको लोअर जा कहते हैं, लोअर जा को मैंडिबुलर जा कहा जाता है। ये क्या होता है? मूवेबल होता है, अस्थायी होता है, मूव करता रहता है। तो हमारे जो दो जबड़े हैं उसके अंदर से कौन सा जबड़ा हिलता है? नीचे वाला जबड़ा हिलता है, मैंडिबुलर जा हिलता है। और मैंडिबुलर जा के अंदर जो दांत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैंडिबुलर टीथ कहते हैं, मैंडिबुलर टीथ कहा जाता है। मनुष्य के अंदर जो दांत हैं वो एक तो टेम्परेरी टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। टेम्परेरी जो अस्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, जिसको दूध के दांत कहा जाता है। दूध के दांत, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और स्थायी दांत, स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। ये 32 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आगे इंसिजर होते हैं, जिनको करंतक कहा जाता है, फिर कैनाइन होते हैं, फिर प्री मोलर होते हैं, फिर मोलर होते हैं। मनुष्य के अंदर दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर होते हैं। इन को हिंदी में करंतक कहा जाता है। इनका कार्य होता है काटने का काम करते हैं। कैनाइन को रदनक का फाड़ने का काम करते हैं। प्री मोलर को अगर चवर्णक कहा जाता है, पीसने का काम करते हैं। और मोलर को चवर्णक कहा जाता है, पीसना प्लस आने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग का करते हैं। अगर मैं डेंटल की बात करता हूं तो जो डेंटल जो फार्मूला है, टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीथ के लिए अस्थायी दांतों की संख्या कितनी थी? 20 के लिए। 20 के लिए फार्मूला होता है क्या? 2102/2102 होता है। ये अगर हमने जबड़े को इस प्रकार से काट दिया, मान लो ये जबड़ा है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से काट दिया तो ये इस प्रकार से होगा 2102 और 2102। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर होगा 2102 और 2102 इस प्रकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दो हैं, ये क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं, होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? पहले इंसीजर है, दूसरे कैनाइन है, तीसरे क्या होते हैं? प्रीमोलर होते हैं, चौथे क्या होते हैं? मोलर होते हैं। इंसीजर की संख्या कितनी होती है? बच्चे के अंदर 8 होती है, कैनाइन की 4 होती है, मोलर की 8 होती है। तो बच्चे के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। अगर चवर्णक दांत बच्चे के अंदर नहीं पाए जाते हैं, बच्चे के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी टीथ कहते हैं या दूध के दांत कहते हैं। परमानेंट टीथ की अगर मैं बात करता हूं तो वो उनकी संख्या कितनी होती है? संख्या 32 होती है और उसका फार्मूला होता है 2123/2123 का होता है। मनुष्य के अंदर जो एक वयस्क है उसके अंदर 8 तो इंसीजर होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, 8 प्रीमोलर होते हैं और 12 हैं मोलर होते हैं। इस प्रकार से टोटल जो ना 32 दांत होते हैं। टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बच्चे के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते? तो प्रीमोलर बच्चे के अंदर नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का नियम खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो सभी को पता है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इसके द्वारा 3 नियम। आनुवांशिकता जेनेटिक शब्द का प्रयोग, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, लेकिन इस आनुवांशिकता जेनेटिक्स प्रयोग किया डब्ल्यू वाटसन के द्वारा प्रयोग किया गया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया था। जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? लैमार्क ने। जीवों के प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने दिया? डार्विन के द्वारा दिया गया था। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा? हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकता का पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। लेकिन आनुवांशिकता जो जेनेटिक शब्द है ये किसने दिया? डब्ल्यू वाटसन के द्वारा।
जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हुगो डी वरीज को कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई 1989 को जो विश्व की कुल जनसंख्या है वो 5 अरब होगी थी। कितनी होगी? 5 अरब, या हम कहें 500 करोड़। 500 करोड़ विश्व की जनसंख्या कब हुई थी? 11 जुलाई 1989। तो विश्व की जनसंख्या 5 अरब होने के उपलक्ष्य के अंदर 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान, कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम। तो कौन कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर के 1969 तक थे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी क्या होगी थी? मृत्यु होगी थी। फिर फखरुद्दीन अली अहमद मृत्यु कहां पर होगी थी? राष्ट्रपति पद के ऊपर रहते हुए हुई थी जब 1977 तक इनका कार्यकाल था। 1977 के अंदर जब इमरजेंसी लगी हुई थी उस समय इनकी मृत्यु हुई थी पद पर हुए। तो कौन से दो हैं? एक जाकिर हुसैन है, एक फखरुद्दीन अली अहमद है। ऑप्शन रहेगा 1 और 3। तो भारत के कौन है? पहले राष्ट्रपति की मैं बात करता हूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। और तीसरे राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तीसरे नंबर के डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1967 से लेकर के 1969 तक था। फिर 5वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, 5वें नंबर के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बने। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी उस समय कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति 5 के अंदर और आर्टिकल 52 के अंदर आता है। किस आर्टिकल के अंदर आता है? 52 के अंदर आता है। टोटल जो है ना भारत के अंदर 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। सबसे पहले वीवी गिरी, फिर डॉक्टर एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला वो व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों पर जिन्होंने काम किया है वो कौन है? एम हिदायतुल्ला हैं। और तीसरे नंबर पर कौन बने हैं? बी.डी. जत्ती। ये 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। भारत के अंदर अब तक कुल केवल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। पहला वीवी गिरी है, दूसरा एम हिदायतुल्ला है और तीसरा कौन है? बी.डी. जत्ती हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर जिसको हम बोलते हैं OFC। OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित होती है? तो ये होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर आधारित होती है। OFC का अगर जनक की अगर हम बात करते हैं तो OFC का जनक कौन है? नरेंद्र कपानी है। नरेंद्र कपानी को क्या कहा जाता है? OFC का जनक जो न कहा जाता है। की अगर मैं बात करता हूं, प्रकीर्णन होता है तब प्रकाश कोई कण मिट्टी से टकरा करके प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? जितनी भी प्राकृतिक वस्तुओं के, अगर बड़ी बड़ी प्राकृतिक वस्तुओं के कलर पूछे जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट रहता है। जैसे समुद्र का नीला दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना, कोहरे का सफेद दिखाई देना और आकाश का नीला प्रकट होना, सारे के सारे ऑप्शनों का आंसर क्या रहेगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का सफेद रंग होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण का सफेद रंग होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मैं बात करता हूं जिसके ऊपर OFC आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर वापस सघन माध्यम में लौट आता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या होती है? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तब प्रकाश की किरण
विरल माध्यम में न जाकर के वापस सघन माध्यम में लौट जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्रकाशीय तंतु की परिघटना, कलरक के अंदर पूछा, वही क्वेश्चन है। ओएफसी, ओएफसी किस सिद्धांत पर काम करते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मृग मरीचिका का बनना है तो उस समय जो ना पानी भरा हुआ दिखाई देता है सड़क के ऊपर है, वो होती है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका का बनना किसका एग्जाम्पल होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। जो डायमंड जो होता है, कटे हुए हीरे का चमकदार दिखाई देना, कटे हुए हीरे का चमकदार दिखाई देना, क्या कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।